हम्म। अब हम लोग लाइव आ चुके हैं। जाय जी आप शेयर कर दीजिए लिंक, फिर हम लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है। जी। शुरू करें जाय जी? जाय जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। शुरू करें? नमस्कार। आज गांधी जयंती के अवसर पर नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार नमस्कार। जी मैम, हम लोग लाइव आ चुके हैं। हाँ जी जी तो हाँ अनाउंस कीजिए आप लोग। जी 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 जी। आज गांधी जयंती के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एकेडमिक पॉलिटिकल विंग के द्वारा आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विरासतों का राष्ट्रीय महत्व, नेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ द कल्चर हेरिटेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम के प्रथम सत्र में मैं प्रियंका झा आप सभी विद्वज्जनों, सुधी श्रोताओं, आप सभी माइक अनम्यूट कर लें। सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं मणिपुर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर एच सुबोधनी देवी जी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से अभिज्ञान भट्टाचार्य जी और आलोक सिंह जी। हमारे साथ कुछ ही क्षण में हमारे एक और वक्ता कॉस्केसस एशिया सेंटर के फाउंडर डॉक्टर हृदय शर्मा जी भी जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एकेडमिक पॉलिटिकल विंग के फाउंडर एंड कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जाहिदुल दीवान जी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, आभार, अभिनंदन। संस्कृति का आधार है मनुष्य या समाज। समाज का आधार है मनुष्य। मनुष्य की व्यक्तिगत और सामाजिक सोच का उद्घाटित करने वाली अगर है तो वह है संस्कृति। इसका उद्देश्य उच्च जीवन दर्शन, प्रेम, करुणा, सदाचरण और सद्भावना के साथ रहना है। संस्कृति विचार, ज्ञान, विज्ञान, भावना, प्रथाओं और संस्कारों का एक ऐसा समन्वित रूप है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहता है। किसी देश या समाज की आत्मा उसकी संस्कृति होती है। जैसे आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, उसी प्रकार किसी संस्कृति के बिना देश या समाज। किसी समाज की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। संस्कृति विहीन समाज इतिहास के पन्नों से ओझल हो जाता है। किसी समाज की पहचान उसकी संस्कृति के बिना अस्मिता पर उसकी प्रश्न चिन्ह लग जाता है या उनके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। आज हम इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विरासतों का राष्ट्रीय महत्व क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, जिनके लिए हमारे साथ विभिन्न विद्वान जो है जुड़े हुए हैं। अब मैं विधिवत स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर जाहिदुल दीवान जी को। आपने अपनी एमफिल और पीएचडी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से की है। आप आईसीएसएसआर में पोस्ट डॉक फेलो भी रह चुके हैं। आपकी अभी तक लगभग 15 पुस्तकें संपादित हो चुकी है। आप एकेडमिक पॉलिटिकल विंग के कोऑर्डिनेटर और फाउंडर के साथ साथ सोच संवाद रिसर्च फोरम के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट भी हैं। आप
अकादमिक जगत बाइलिंगुअल मैगजीन के प्रधान संपादक भी हैं। आमंत्रित है डॉक्टर जाहिदुल दीवान जी। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। हेलो। जी आवाज आ रही है, आप बोले। जी एक 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 सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो। जी आ रही है आवाज, आप हेलो। आवाज आ रही है आपकी, आप बोले। एक्चुअली मैं अभी सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अभी मैं गांव से असम के एक गांव से मैं जुड़ रहा हूँ आपके साथ। तो इसलिए यहाँ काफ़ी बारिश और तूफान जैसी स्थिति है। इसलिए कार्यक्रम में मेरी बातों में कुछ बाधा विघ्न उपस्थित हो सकती है, तो उसके लिए मैं पहले माफ़ी चाहूँगा। अ, धन्यवाद प्रियंका जी, आपके इस सुंदर स्वागत के लिए। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से कई महत्वपूर्ण वक्ता जुड़ने वाले हैं। ये जो कार्यक्रम है पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विरासतों का राष्ट्रीय महत्व, इस कार्यक्रम को हम लोगों ने 2 सत्र में विभाजित किया है, जो कि पहला सत्र अभी 11 बजे से, दिन के 11 बजे से शुरू हो चुका है और दूसरा सत्र इसका 3 बजे से शुरू होने वाला है। इस कार्यक्रम में भारत के अलग-अलग क्षेत्रों से वाले हैं कई महत्वपूर्ण वक्ता जो पूर्वोत्तर की सही पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विरासतों का सही पहचान रखते हैं और इसके साथ-साथ उन्होंने कुछ ना कुछ एकेडमिक कंट्रीब्यूशन भी इस टॉपिक को लेकर, इस क्षेत्र को लेकर उन्होंने दिया है। मित्रों, जो पूर्वोत्तर है यानी कि नॉर्थ ईस्ट, पूरे भारत के लिए एक हमेशा से ही एक करिश्माई क्षेत्र रहा है। ये क्षेत्र भारत के लोगों के लिए कई दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला जो महत्व इसका है वो ये है कि ये क्षेत्र भारत के जो दूसरे हमारे क्षेत्र है, दूसरे राज्य है, उन सारे राज्यों से और उन सारे क्षेत्रों से सांस्कृतिक रूप से, भाषागत रूप से, खान पान आदि सारे दृष्टियों से कुछ अलग है। हमारा जो पूर्वोत्तर है, ये पूर्वोत्तर कहीं ना कहीं जो एशियाई देशों की जो संस्कृति है उसके साथ ज़्यादा मेल जोल खाता है और पहाड़ी संस्कृति जो है वो उसके साथ ज़्यादा घुला मिला हुआ है। इसलिए जो मैदानी क्षेत्र है उसकी संस्कृति से पूर्वोत्तर की संस्कृति काफ़ी हद तक अलग है, भिन्न है। लेकिन ये जो संस्कृति है पूर्वोत्तर की, ये हम सब के लिए, हम सारे भारतवासियों के लिए ये जो संस्कृति पूर्वोत्तर की है एक गर्व का विषय है और इसको लेकर हम हमेशा ही गर्व करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा क्षेत्र है, हमारे भारत में एक ऐसा क्षेत्र भी शामिल है जो सांस्कृतिक दृष्टि से इतना भिन्न होने के बावजूद भी वो भारत के साथ संपूर्ण रूप से भारत का अंग बनकर, संपूर्ण रूप से भारत का अविच्छेद्य अंग बनकर वो काम कर रहा है या सदियों से हम मिलजुल के रह रहे हैं। जो पूर्वोत्तर है इसकी जो संस्कृति है, इसकी संस्कृति में काफ़ी ज़्यादा भिन्नता है। लोग अक्सर ये सोच लेते हैं कि पूर्वोत्तर इसका मतलब ये है कि असम से लेकर भारत के और 7-8 राज्य जो है मिलकर उसकी एक एक कॉमन
संस्कृति मतलब एक रूप, सांस्कृतिक एकरूपता की बात हम करते हैं, भाषिक एकरूपता की बात हम, जो लोग पूर्वोत्तर को नहीं जानते वो ऐसा सोचते हैं कि पूर्वोत्तर की जो भाषा, पूर्वोत्तर की जो संस्कृति है वो एक है, लेकिन इसी में हम लोग थोड़ी सी हमें जानकारी बढ़ाने की जरूरत है कि पूर्वोत्तर भारत जो है वो कतई सांस्कृतिक दृष्टि से एक नहीं है, क्योंकि इसमें कई संस्कृतियां, असंख्य भाषाएं इस क्षेत्र में है और सभी एक दूसरे से अलग है। आप मणिपुर जाएंगे तो नागालैंड से आपकी अलग स्थिति आपको देखने को मिलेगी, आप अरुणाचल जाएंगे तो असम से आपको अलग स्थिति देखने को मिलेगी, आप त्रिपुरा जाएंगे तो आपको मिजोरम से अलग स्थिति देखने को मिलेगी। मतलब कुल मिला के देखा जाए कि यहाँ की जो संस्कृति है, संस्कृति की अगर देखा जाए तो दो तीन प्रकार होते हैं। कुछ स्थापत्य संस्कृति होती है हमारी, जो हेरिटेज, जो आर्किटेक्चर हमारे होते हैं, और कुछ ऐसी संस्कृति होती है जो हमारे आ, कुछ ऐसी संस्कृति होती है जो हमारे जो जीवन का अंग होता है, वो आए दिन एवरीडे लाइफ का वो पार्ट होता है। तो पूर्वोत्तर की जो संस्कृति है उसपे मुझे, जहाँ तक मेरी समझ है कि स्थापत्य संस्कृति इसमें थोड़ा कम है, लेकिन जो वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लिविंग है, ये पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो मैं और विस्तार से इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना ही मैं संक्षिप्त में बोलना चाहूंगा कि जो पूर्वोत्तर की संस्कृति है, जैसे मैंने कहा कि भारत के दूसरे क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व का क्षेत्र है, गर्व का विषय है। और जब से अभी जो नई केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार ने इस संस्कृति को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की है और अभी कर रहे हैं। टूरिज्म के क्षेत्र से हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, काफी ज्यादा बढ़ावा पूर्वोत्तर को मिल रहा है। तो ऐसा एक समय में हमें ये जरूरी हमारे लिए है कि आ, जो हम जो आ, जो हमारी जो संस्कृति है उसको एक नई तरीके से पहचाने, और इसको एकेडमिक क्षेत्र में, खास करके जो एकेडमिक क्षेत्र है, हम लोग जो एकेडमिक से है, जो हम लोग जो अध्यापक है, शोधार्थी है, हमारे बीच इस पूर्वोत्तर की संस्कृति को लेकर एक नई तरह की चिंतन, एक नई तरह का चिंतन शुरू होना चाहिए, एक नई बहस शुरू होनी चाहिए, जिससे कि हमें इस क्षेत्र को और यहाँ की संस्कृति को और बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलेगा। तो हमारे साथ जो भी वक्ता अभी जुड़े हुए हैं, अभिज्ञान नेहरू से आलोक सिंह जी है नेहरू से, और सुबोधिनी जी है वो मणिपुर यूनिवर्सिटी से। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस विषय को बहुत विस्तार से हमारे जो दर्शक है उनके सामने रखेंगे, और आज के इस वेबिनार से बहुत कुछ ऐसी बातें निकल के आएगी जिससे आने वाले दिनों में शोध के क्षेत्र में और अध्यापन के क्षेत्र में एक नई प्रेरणा मिलेगी, जिससे कि हम प्रेरित होकर आगे भी खोज और शोध की दिशा में काम करेंगे। ऐसा मैं आशा करता हूँ। आप सबका इन्हीं शब्दों के साथ हार्दिक स्वागत भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। बहुत बहुत धन्यवाद जाहिर जी। निश्चय ही हम इस कार्यक्रम के दौरान जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनकी जो विभिन्न संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों के, उन सांस्कृतिक विरासतों का भारत के संस्कृति निर्माण में या भारतीय की संस्कृति पहचान में, भारत की संस्कृति पहचान में किस प्रकार का योगदान है और उनका कितना महत्व है, यह जानने का प्रयास हम इस कार्यक्रम में करेंगे। तो पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विरासतों का राष्ट्रीय महत्व पर सर्वप्रथम मैं अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्री आलोक सिंह जी को। आप शोध छात्र हैं हिंदी विभाग, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग मेघालय के, एवं आप उद्घोषक हैं ऑल इंडिया रेडियो शिलांग मेघालय। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और कई अभी प्रकाशन के में हैं और वह भी जल्द ही प्रकाशित होकर हमारे सामने आ जाएंगे।
आपकी पुस्तकें हैं पूर्वोत्तर की जनजातियों और उनका लोक जीवन एवं आपकी संपादित पुस्तकें हैं पूर्वोत्तर भारत, लोक और समाज, पूर्वोत्तर भाषा साहित्य और संस्कृति। तो आमंत्रित हैं अपने वक्तव्य के लिए श्री आलोक सिंह जी। एकेडमिक पॉलिटिक्स विंग के इस आभासी फेसबुक पटल पर मैं सबसे पहले इस सत्र में उपस्थित मणिपुर विश्वविद्यालय की सम्माननीय आचार्य आदरणीय प्रोफेसर एच सुवधनी देवी जी, हमारे साथ पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय से जुड़े सहायक आचार्य डॉक्टर अभिज्ञान भट्टाचार्य जी, तीसरे वक्ता के रूप में हमारे बीच जुड़ेंगे डॉक्टर हृदय शर्मा जी, फाउंडर चेयरमैन एशिया सेंटर, और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक एकेडमिक पॉलिटिक्स विंग्स के संयोजक डॉक्टर जहदुल दीवान जी, और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का सफल संचालन कर रही शोध अध्येता जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की आदरणीय डॉक्टर प्रियंका कुमारी झा जी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने आज अपने इस फेसबुक पटल पर मुझे अवसर दिया, और बधाई देता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण विषय आप सबने चुना है, और जो शीर्षक है कि पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विरासतों का राष्ट्रीय महत्व। अब वो समय आ गया है कि हमें पूर्वोत्तर के सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने, संवारने, उसे नई दिशा और उसे व्यापक फलक पर स्थान देने की जरूरत है। जैसा कि अभी प्रियंका झा जी अपने संचालन के दौरान एक बात कह रही थी कि जो संस्कृति होती है वह किसी देश की आत्मा होती है, और संस्कृति का वैशिष्ट ही उस देश को महत्वपूर्ण बनाता है, उस देश के वैविध्य को उजागर करता है। तो आज का यह विषय कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर हम सबको आज विचार करने की जरूरत है, और इससे जुड़ा हुआ है भारत का एक महत्वपूर्ण अंग पूर्वोत्तर भारत। तो हम सभी जानते हैं कि भारत विविध भाषा भाषी संस्कृतियों एवं कलाओं का एक तरीके से संगम स्थल रहा है। देश के हम यह कह सकते हैं कि विभिन्न हिस्सों में कई तरह की भाषा एवं बोलियां बोली जाती हैं, फिर भी भारत के देश प्रेम और यहाँ के एकता का जो भाव है वो एक है। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्यों में जो भारतीयता की इसी झलक को हम आज भी देख सकते हैं, और बहुत पहले से भी ये भारतीयता पूर्वोत्तर के कण कण में विद्यमान रही है। पूर्वोत्तर भारत में स्थित जो 8 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय और जो सिक्किम, ये सभी राज्य अपनी संस्कृति एवं कला की दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि एक बहुरंगी स्वरूप को लिए हुए हैं। तो मैं आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं कुछ आपको पुरानी विरासतों की ओर ले चलता हूं कि हमारा जो पूर्वोत्तर के साथ भारत का जो राष्ट्रीय एक सांस्कृतिक संबंध रहा है उसके बारे में हम सब अवगत हों। कई बार यह होता है कि पूर्वोत्तर के बहुत सारी, जैसे जहदुल दीवान जी ने कहा कि बहुत सारे हिस्सों के लोग पूर्वोत्तर के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र का पूरे भारतीयता के निर्माण में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उसका एक अपना वैशिष्ट्य है। तो हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही जो यह महत्वपूर्ण भूखंड है, जिसको हम प्राचीन काल में प्रागज्योतिषपुर या कामरूप या असम आदि नामों से हम जानते थे, और खास करके रामायण या कह सकते हैं कि महाभारत या योगिनी तंत्र, कालिका पुराण, हरगौरी संवाद आदि जो प्रख्यात जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को हम देखते हैं तो प्रागज्योतिष और कामरूप का वर्णन हमें बड़े व्यापक रूप में दिखाई पड़ता है। और
कालिका पुराण की अगर हम बात करें तो उसमें जो कामरूप की भौगोलिक सीमा का वर्णन जो किया गया है उसको मैं एक लाइन में आपको संकेत करता हूं कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत की नींव है वो प्राचीन काल से ही हमारे साथ जुड़ी हुई है। और कालिका पुराण में कामरूप के संदर्भ में जो जिक्र मिलता है वह मिलता है कि बहुरोका नाम नदी करतोया प्रदर्शिनी उत्तर श्रावणी चास्ते तत्पूर्व कामरूपकम। और इसी तरीके से जो योगिनी तंत्र नामक ग्रंथ में भी कामरूप की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और योगिनी तंत्र में हम देखते हैं और पाते हैं कि लिखा है कि कामरूपे महापूजा सर्वसिद्धि फलप्रदा नेपालस्य कांचान्द्रि ब्रह्मपुत्रस्य संगम कर्तोवम समाश्रित यावदिक्यवासिनम उत्तरायास्यम कंजगिरी कर्तोया तु पश्चिमे तीर्थ श्रेष्ठा दिक्षु नदी पूर्वास्य गिरिकन्या के दक्षिणे ब्रह्मपुत्र लच्छाया संगामवधि काम रूपे इति ख्यातः सर्वास्त्रे सुनिश्चित। इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय के पूर्वोत्तर भारत को प्राचीन काल में प्रागज्योतिषपुर और कामरूप नाम से जाना गया था। इसके अतिरिक्त अगर हम और संदर्भों पर प्रकाश डालते हैं तो पाते हैं कि रामायण के किष्किंधा कांड, महाभारत के राजसूय यज्ञ में अर्जुन के दिग्विजय, कुरुक्षेत्र युद्ध और अश्वमेध यज्ञ के समय में भी प्रागज्योतिषपुर का जो है हमें वर्णन वो देखने को मिलता है। कालिदास के यहां तक कि रघुवंश महाकाव्य में रघु के दिग्विजय के समय भी प्रागज्योतिषपुर कामरूप का वर्णन हमें देखने को मिलता है। गुप्त साम्राज्य के जब हम आगे यहां से बढ़ते हैं और गुप्त साम्राज्य के शिलालेखों को जब हम देखते हैं तो वहां भी कामरूप को प्रत्यंत भूमि की संज्ञा जो है दी गई है। चीनी पर्यटक हुएनसांग ने भी कामरूप का वर्णन किया है। हम देखते हैं कि बाणभट्ट के हर्षचरित में भी कामरूप नरेश भास्कर वर्मा का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और तंत्र शास्त्र में कामरूप को तंत्र साधना की एक तरीके से लीला भूमि की भी संज्ञा दी गई है। और तंत्र शास्त्र में लिखा गया है कि तीर्थ चूड़ामणि यत्र यशोपपात तीरे ब्रह्मण दास्य महयोग स्थलम ही तत्व। तो इस प्रकार मेरा इन संदर्भों की तरफ इंगित करने का अर्थ यह था कि जो सांस्कृतिक दृष्टि से जो पूर्वोत्तर का एक अद्वितीय और वैविध्यपूर्ण संबंध रहा है वह प्राचीन काल से ही हमारे साथ वो जुड़ा हुआ है। वस्तुतः संस्कृति परंपरा का विज्ञान है और हम देखते हैं कि इस पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के विभिन्न हिस्सों में चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई आदि विभिन्न धर्मावलंबी लोग इस पूर्वोत्तर भारत में भी निवास करते हैं। और प्राचीन काल से ही यह भूभाग अत्यंत ही दुर्गम रहा। और हम देखते हैं कि एक श्लोक में लिखा गया कि सभार्यो गरुण रूढ़ा प्रागज्योतिषपुरम मयो गिर दुर्गे शस्तु दुर्गे जलग्नि दुर्गमम। तो पूर्वोत्तर भारत में हम देखते हैं कि आस्ट्रिक, आर्य, द्रविड़ और मंगोलियन जनगोष्ठी के हमारे समुदाय के लोग निवास करते हैं। और इसलिए इस पूरे पूर्वोत्तर के पूरे क्षेत्र में असमिया, बांग्ला, बोडो, राभा, मिसिंग, कार्बी, कोच, ताई, खामती, खासी, गारो, मणिपुरी, काकबरक, नेपाली, मिजो, ये जो पूरा एक समुदाय है वो यहाँ पर विद्यमान है अपने सांस्कृतिक उपादानों के साथ। जैसा कि उल्लेख किया गया कि सबकी अपने अपने सांस्कृतिक वैशिष्ट्य अलग अलग हैं, लेकिन जब सबका मूल हम देखते हैं, पूरी भारतीयता के स्वरूप को देखते हैं तो सबके मूल में वो भारतीयता का रंग, वो भारतीयता का स्वरूप, वो भारतीयता का वैशिष्ट्य हमें दिखाई देता है। और मैं मानता हूं कि संस्कृति हमेशा समाज सापेक्ष होती है और इसलिए संस्कृति का स्रोत हमेशा प्रवाहमान रहता है। और इसलिए हमने प्राचीन काल की तरफ इंगित किया कि जो
पूर्वोत्तर के साथ जो भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ाव रहा है वह निरंतर प्रवाहमान रही है। और इस पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहाड़ी जो भाग हैं वो यहाँ से निरंतर जो है संस्कृति का प्रवाहमान परिवर्धन या कह सकते हैं कि परिशोधन उसका लगातार होता रहा है। और पूरा का पूरा जो वैविध्यमय और पूर्वोत्तर भारत की जो संस्कृति है वह निश्चित रूप से भारत ही नहीं बल्कि विश्व संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। और यदि हम बात करें तो हम यहाँ यह कह सकते हैं बड़े मजबूती के साथ कि इस पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में 400 से अधिक समुदाय के लोग यहाँ निवास करते हैं और 2 से अधिक भाषा भाषी यहाँ बोलियां बोली जाती हैं। तो ऐसे पूरे वैविध्य को लिए हुए यह पूर्वोत्तर क्षेत्र को आज हमें समझने की, जानने की, उसे नई दिशा देने की आवश्यकता है। और हम चाहे वह सामाजिक दृष्टि से देखें या सांस्कृतिक दृष्टि से देखें या धार्मिक दृष्टि से देखें या कलात्मक दृष्टि से देखें, तो पूर्वोत्तर के सभी राज्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपादेयता को रेखांकित करते हैं। और ये बड़े गर्व की बात है और बड़े उत्साह की बात है कि हम देखते हैं कि भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें बहुत रुचि पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में उनकी दिखाई दे रही है। और पूर्वोत्तर का जो सांस्कृतिक वैविध्य है, उसकी जो विरासत है, वो आज भारत के फलक पर बहुत ही व्यापक रूप में हम सबके सामने दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं वह समझते हैं कि इसका एक बहुत व्यापक महत्व है। और हम सभी जानते हैं कि हम सभी परिचित हैं कि पूर्वोत्तर का भारत के साथ हमेशा से, चाहे वह पारिवारिक रूप से, चाहे वह सांस्कृतिक रूप से, चाहे राजनीतिक रूप से, एक बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। हम कैसे उस ऐतिहासिक संबंधों को भूल सकते हैं पूर्वोत्तर के साथ। और हम देखते हैं कि महाभारत काल से ही जो एक प्रवाहमान ऐतिहासिक संबंधों का स्वरूप रहा है और एक जो पारिवारिक नाता पूर्वोत्तर के साथ रहा है, हम उस पारिवारिक नाते को, हम कैसे उन चीजों को आज दरकिनार कर सकते हैं, कैसे हम उसे भूल सकते हैं। और हम सब देखते हैं कि श्री कृष्ण का अरुणाचल प्रदेश के साथ, अर्जुन का मणिपुर के साथ, भीम का नागालैंड के साथ एक पारिवारिक संबंध रहा है, एक राजनीतिक संबंध रहा है, जिनके सहारे उन्होंने अपनी पूरी महाभारत की लड़ाई को एक अंतिम बिंदु तक जो है उसमें अपना योगदान पूर्वोत्तर ने दिया है। और पूर्वोत्तर उनके साथ एक तरीके से खड़ा रहा है। तो एक सारी चीजें हैं जो हमें इस दिशा की तरफ रेखांकित करती हैं कि हमें इसकी तरफ जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। और प्रत्येक क्षेत्र पूर्वोत्तर के वो सभी कहीं ना कहीं सांस्कृतिक रूप से, दृष्टि से जुड़े हुए हैं। और जब मैं महाभारत का जिक्र कर रहा हूं तो महाभारत से विदित होता है कि आज के हजारों वर्ष पहले जो नाग कन्या उलूपी थी, वो अर्जुन जैसे श्रेष्ठम धनुर्धारी से उनका विवाह होता है। और उसके बाद जो उलूपी से बाहुबली इरावन पुत्र उनका उत्पन्न होता है। और हम देखते हैं कि वह पांडवों के पक्ष में लड़ते हुए वह अपने प्राणों की भी आहुति दे देते हैं। लेकिन जो उनका एक जो शौर्य रूप है, जो पांडवों के साथ एकनिष्ठ भाव से उन्होंने पूरे पांडवों की राजनीति को एक नई दिशा, एक नया बल दिया, उन सारे संदर्भों को हम कैसे विस्मृत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए, हमारा पूर्वोत्तर के साथ एक ऐतिहासिक संबंध रहा है। और धार्मिक दृष्टि से देखें तो जब हम असम में प्रवेश करते हैं तो हर एक भारतवासी की इच्छा होती है कि मां कामाख्या का हम दर्शन करें। और अरुणाचल प्रदेश के उस स्थल को कौन भूल सकता है जिसमें यह कहा जाता है कि भगवान परशुराम तक अपने फरसे को धोने के लिए
उनको अरुणाचल आना पड़ा और परशुराम कुंड धार्मिक स्थल एक बहुत बड़े सांस्कृतिक समरसता एक रस्ता का जो है वह सूचक है। और बहुत सारी एक जो बहुलतावादी पूर्वोत्तर क्षेत्र है, हम अरुणाचल देखें तो 26 प्रमुख जनजातियां, जैसा कि अभी आदरणीय प्रोफेसर सुवदनी देवी मैम है, मणिपुर अपने व्यापक वैशिष्ट को लिए हुए भारत के साथ हमेशा एक रास्ता के साथ, और वहां का जो पर्व त्योहार लोक है वो कहीं न कहीं भारत की भारतीयता की संस्कृति के साथ एक संबंध स्थापित कर रहा है। और तमाम शोधार्थी विद्यार्थी जानते हैं कि जो एक तुलनात्मक हम जब अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि कैसी हमारी संस्कृतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और आज बड़े खुशी की बात है कि व्यापक स्तर पर जितने राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हमारे बीच उभर कर आ रहे हैं, जो भारत की सांस्कृतिक राजनीतिक वैविध्य को आज पूरे विश्व पटल पर नाम अंकित कर रहे हैं, तो उसमें पूर्वोत्तर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पूर्वोत्तर की एक बहुत महत्वपूर्ण उपादेयता रही है। और हम इतिहास को कैसे भूल सकते हैं कि जब आजादी की लड़ाई हो रही थी तो कितने सारे गुमनाम क्रांतिकारी पूर्वोत्तर के इस पहाड़ी क्षेत्र से उन्होंने भारत की आजादी में अपना महत्वपूर्ण जो है योगदान दिया। मैं ज्यादा उन संदर्भों पर उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन उन क्रांतिकारियों को आज पूरे भारतवासी को उस सांस्कृतिक विरासत के महत्व को समझने की आवश्यकता है, जिसमें मेघालय से अगर हम बात करें तो ऊ कियांग नांगबा, ऊ तिरोत सिंह, पाटोगंग संगमा, और हम देखें मणिपुर से आदरणीय विजय लक्ष्मी मैम जुड़ी हुई हैं तो वहां के टिकेंद्र जीतवीर सिंह, और नागालैंड से हपाऊ जादा नांग और महारानी गायदिल्लू, और ऐसे मिजोरम से रानी रोयपुलियानी, और हम देखते हैं कि असम से तो कई सारे नाम हमको कनकलता बरुआ से आदि तमाम जो है भोगेश्वरी फुकनानी से हमको नाम ऐसे बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो चाहे वह पौराणिक काल से हो, चाहे वह ऐतिहासिक काल से हो, चाहे वह स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर हो, चाहे आज के वर्तमान समय की बात हो, तो पूर्वोत्तर का भारत की भारतीयता के विस्तार में, उसके स्वरूप को विस्तार देने में पूर्वोत्तर की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और पूर्वोत्तर उस क्षेत्र में अपनी भूमिका का सदैव निर्वहन करता रहा है। और हम बस 2 शब्दों में और यह कहना चाहते हैं कि पूर्वोत्तर भारत की एक भौगोलिक सीमा अवश्य है, परंतु इसे भारतीयता के संदर्भ में ही बेहतर तरीके से व्याख्यायित किया जा सकता है। पूर्वोत्तर की प्रत्येक जनजाति अपने उत्पन्न होने की एक अलौकिक कथा के साथ लोक विश्वास की पूरी संस्कृति का निर्माण करती है, और सभी प्रकृति, ईश्वर, परम सत्ता की प्रथम संतान है, सबसे पहले पृथ्वी पर आए। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि प्रत्येक जनजाति की अपनी संस्कृति है, जो बिना किसी अन्य प्रभाव में आए क्रमशः विकसित हो रही है। तो इन्हीं सारे बिंदुओं के साथ हम पूरे भारतवासी से आग्रह करते हैं, और बहुत मैं बधाई देता हूं जाहिदुल दीवान जी का कि इन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय को रखा और इस पर बातचीत करने का हम सबको मौका दिया। तो जरूरत है कि पूर्वोत्तर के साथ उसके सांस्कृतिक विरासत को जानते हुए, सांस्कृतिक महत्व को जानते हुए, सांस्कृतिक एकता को जानते हुए हम सभी भारतवासियों को पूर्वोत्तर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। और हमारे साथ हृदय शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। चल रहा है वैसे आज कुछ अभी है क्या सर? हृदय सर, आप अपना माइक अनम्यूट करके बात करें। सॉरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का महत्वपूर्ण अंग रही है। हमारे जीवन का ढंग हमारी संस्कृति है।
संस्कृति हवा में नहीं रहती, उसका मूर्तिमान रूप होता है। जीवन के नानाविध रूपों का समुदाय संस्कृति है और आपने अपने वक्तव्य में विभिन्न संदर्भों के माध्यम से, विभिन्न प्रमाणों के माध्यम से, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के माध्यम से विभिन्न संस्कृति को बहुत अच्छे ढंग से अपने वक्तव्यों में रखा है। आपने पूर्वोत्तर के राज्यों की जो संस्कृति है उसके माध्यम से भारतीय संस्कृति को बताया है, उनकी झलक को बताया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। Now I would like to invite Dr. Hirday Sharma ji. Dr. Hirday Sharma is presently working as an assistant professor with Mongolia International University. He is also the founder and team coordinator of Caucasus Asia Center. Caucasus Asia Center works towards connecting people and business between the Greater Caucasus and countries in India. Now I invite Dr. Hirday Sharma ji to please deliver his speech. नमस्कार, मेरा नाम हृदय शर्मा है। मैं गुवाहाटी का रहने वाला हूँ और नमस्ते टू ऑल ऑफ यू सर। मेरी हिंदी आलोक जी के बराबर तो है नहीं, क्योंकि हम लोग देसी भाषा में बात करते हैं सर। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। प्रियंका जी नमस्ते, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जाहिदुल सर बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिदुल जी मेरे काफ़ी पुराने मित्र हैं, हम लोग साथ में जेएनयू में पढ़ाई किए हुए हैं और साथ में ही ऑलमोस्ट हम लोगों ने अपना पीएचडी ख़त्म किया है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं गुवाहाटी से हूँ, तो मेरा इनिशियल स्कूलिंग ईयर्स यहाँ पे रहा हुआ है। उसके अलावा मेरा मुंबई में ग्रेजुएशन मास्टर्स मैंने वहाँ पे किया था। उसके बाद दिल्ली करीब 10 साल से मैं वहीं पे ऑलमोस्ट बेस्ड हूँ और फिलहाल मैं एक मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है कॉकेशियस एशिया सेंटर, वो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि संबंध बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ से। और जो ये आज का सेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आज के दिन पे इसीलिए है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य अभी भारत का एक पेरिफेरियल स्टेट में काउंट नहीं होता है आजकल। ये आजकल भारत के मेनलैंड में इंटीग्रेटेड है बहुत ही हद तक, लेकिन अभी भी स्कोप है कि हम लोग और भी प्रयत्न करें कि हम लोग मेनलैंड में आके अपना जो भारतवासी हैं भारतवासियों के साथ मिलके काम करें, ना तो कि एक अपना ही एक दुनिया बसा के यहीं पे लगे रहे। तो हम लोग की जो कल्चरल हेरिटेज है ये भारतवर्ष का हमेशा से पार्ट रहा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग ही बसा हुआ है दुनिया यहाँ पे। तो ये जो कल्चरल हेरिटेज नेशनल हेरिटेज है ये दिस आर फिनोमिनन की साथ में इवॉल्व होते हैं, ये साथ में इवॉल्व होते हैं और वही प्रयत्न रहना चाहिए कि आगे भी साथ में इवॉल्व करे। अकेला आदमी कुछ हद तक ही जा सकता है। जब सोसाइटी साथ में मिलके काम करते हैं काफी आगे तक भारतवर्ष का नाम भी हो सकता है। और हम लोग वही प्रयत्न के हिसाब से शायद से थोड़ा सा बैकग्राउंड बहुत सारा है, तो हम लोग वही उस हिसाब से ही साथ में मिलके आगे भी काम करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं फिलहाल। एंड मुझे ज़्यादा तो इस टॉपिक पे इतना आता नहीं है, बट आई शुड अगेन थैंक डॉक्टर जाहिदुल दीवान सर कि मुझे आज थोड़ा अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए उन्होंने मौका दिया है। और थैंक्स टू यू सर। एंड बाकी जो भी प्रिविलेज्ड स्पीकर्स हैं उन लोग के लिए भी, एस्टीम स्पीकर्स हैं उन लोग को भी मेरा नमन। और जो हम लोग को देख रहे हैं फिलहाल, मैं वही एक आध सेंटेंस में वही मैं बोल सकता हूँ कि जो कल्चरल हेरिटेज हम लोग के नॉर्थ ईस्ट का है, दिस हैज बीन अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट इन रिसेंट टाइम्स बट थ्रू आउट हिस्ट्री। तो उसको संवारने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए हमें अभी भी काफ़ी प्रयत्न करना बचा हुआ है। कैसे करें ये इंटेलेक्चुअल लोग थोड़ा बहुत इस पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बट उससे भी ज़्यादा जो सामान्य लोग हैं, मैं भी एक सामान्य लोग हूँ, कुछ अपने कार्यों से उसी का प्रयत्न करता हूँ। तो आगे भी हम लोग को मिलके
कनेक्टिविटीज कुछ बनाने हैं और साथ में आगे देश को लेके जाना है। सत सत नमन। प्रियंका जी, जी जी जी। इसके बाद सुबोधिनी मैडम को बुला लीजिए आप, क्योंकि सुबोधिनी मैडम को थोड़ा अर्जेंटली कहीं कार्यक्रम में जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हृदय शर्मा जी। नमस्ते। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर एच सुबोधनी जी को। आप मणिपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आपकी 10 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कुछ हैं हिंदी मणिपुरी अध्येता कोश, मणिपुरी लोक साहित्य, भारतीय भाषा कोश, शब्द संग्रह आदि। आपके लगभग 50 आलेख विभिन्न महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आप यूजीसी और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के कई शोध परियोजनाओं पर कार्य कर चुके हैं। आपको आपके राष्ट्र सक्रिय कार्य हेतु बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें कुछ हैं भाषा सेतु सम्मान वर्ष 2020, गंगा शरण सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2015, राष्ट्रधर्म हिंदी से भी सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2016 आदि। आमंत्रित हैं अपने वक्तव्य के लिए प्रोफेसर एच सुबोधनी देवी जी। मैम, आपको आवाज आ रही है? मैम, जाहिद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ हाँ, मैम के साथ साथ नेटवर्क की सुन दिक्कत है, बहुत बार कनेक्ट हो रही है। एक मिनट। माइक सभी अपने वक्त बाकी जो है वो अनम्यूट रखें। सुबोधनी मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैडम से कहो कि ये अपना वीडियो चाहे ऑफ रखे। मैम से आवाज ही नहीं आ रही है। मैम, आप अपना वीडियो ऑफ करके बोले। मैम, आप वीडियो ऑफ करके बोले, माइक ऑन करके। जी मैम। नेटवर्क की दिक्कत हो रही है। मैडम, मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी जी, बोलिए। मैडम का शायद उन्होंने म्यूट कर रखे होंगे, एक बार मैम का देख लेंगे। और नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं, म्यूट की वजह नहीं है, ये नेटवर्क की दिक्कत हो रही है मैम। वीडियो ऑफ करे सुबोधिनी मैम। मैम, आप वीडियो ऑफ करके ओनली माइक अनम्यूट करके आप अपनी बात रखें। जी मैम, अपना वीडियो ऑफ कर ले मैम, फिर हम अच्छे से सुन पाएंगे आपको। नेटवर्क की दिक्कत है थोड़ी सी, इसलिए वीडियो ऑफ करें और माइक अनम्यूट करके आप बोले। माइक तो म्यूट हो गई। हाँ हेलो जी मैम, जी मैम, आप बोले बोले। जी मैम, आप कुछ बोलिए। नेटवर्क दिक्कत हो रही है। इनको वो करो, सिंगल लेआउट खत्म करना प्रियंका। मैम खुद ही चली गई। मैम के वहाँ ना बहुत दिक्कत है, वो कनेक्ट भी नहीं हो पा रही, अभी डिस्कनेक्ट हो गई मैम।
कोई बात नहीं, आप अब अभिज्ञान जी को बुला लीजिए। हाँ, अगर मैम जुड़ती हैं और आवाज आती है तो फिर हम मैम को बुला लेंगे, ठीक है। जुड़ गई है मैम, 1 सेकंड रुकिए। मैम अब आप कुछ बोले। सुबोधनी मैम, वीडियो ऑफ करने के लिए कह रहे हैं, वीडियो समझ नहीं आ रहा है शायद। कोई बात नहीं, अभी मैं देखते हैं एक सेकंड में एक सेकंड जी। एक फोन कर देते हैं इनको, है ना। हाँ हाँ जी जी कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं अभी ज्ञान सर को बुला लूँ। हाँ बोलने माफ कीजिएगा। के जी मैम, नेटवर्क पे कुछ आप वीडियो ऑफ करके हाँ, बोले आवाज- मैम, आवाज क्लियर। जी 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 मैम, आवाज क्लियर है, आप वीडियो ऑफ करके बोले। जी मैम अब बोले, वीडियो ऑफ है आपका, अब बोले। मैम माइक अनम्यूट करें। जी मैम अब बोलिए। जाहिद जी शायद ज्यादा ही तकनीकी दिक्कत है, नहीं हो पाएगी, नेटवर्क इशू हो रही है मैम के वहाँ बहुत। एक मिनट में मैम स्टूडियो से बाहर हो रही है, तो हम अभिज्ञान सर को आमंत्रित कर लेते हैं। अगर बाद में हो जाती है ठीक, तो हम मैम को आमंत्रित कर लेंगे, ठीक है। जाहिद जी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, एक बार आवाज अब नहीं आ रही तो क्या ही कर सकते हैं आप, अनफॉर्चुनेटली। 1 मिनट मैम, दूसरी उससे जुड़ी हुई, 1 सेकंड। नहीं, इनसे रिमूव करना पड़ेगा एक। जी मैम आप बोलिए कुछ। हेलो, जी मैम आवाज आ रही है, आप बोलिए अब। आवाज आ रही जी है? मैम इसी अवस्था में आप, जी जी मैम बोलिए, आप बोलिए, वीडियो ऑफ कर लीजिए और बोलिए आप। हाँ, आवाज जी जी मैम आवाज आ रही है, अब आ रही है, बोलिए आप। मैम एक बार वीडियो ऑफ कर लीजिए, स्टॉप कैम है ना, उसको स्टॉप करके फिर आप बोलिए, आवाज अच्छी 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं जाहिद जी नहीं हो पाएंगे, मैम स्टूडियो से बाहर हो गई, नेटवर्क बहुत ही दिक्कत है, बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी मैं अभिज्ञान सर को आमंत्रित कर रही हूँ। हाँ, 1 सेकंड। Now I would like invite Dr. Avigyan Bhattacharya ji. I want to invite, before inviting him, I want to say a few words about him. Dr. Avigyan Bhattacharya ji, presently working as an associate professor of Department of Management,
Northeastern Hill University, Meghalaya. He is also head of placement and counseling cell, Northeastern Hill University. He has written 5 books. He has participated in more than 50 national and international seminar conference as a keynote speaker, resource person, and chair session in such a platform. He has completed 2 major research projects funded by ICSSR, New Delhi. His interests and research include the domain areas of HR, strategic management, entrepreneurship, and rural marketing. Now, I invite Dr. Abhigyan Bhattacharya ji to please deliver his speech. Am I audible? जी सर, जी सर. Okay, thank you. So, शुरुआत में मैं बाकी आजादी सभी स्पीकर माइक अनम्यूट रखें, म्यूट रखें. So, a very warm good morning to one and all. पहले तो मैं ये आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ सभी लोगों को. और आज 2 अक्टूबर है. महात्मा अभिज्ञान सर, आप भी वो वीडियो ऑफ मंत्री करके लाल बहादुर शास्त्री जी, सुनाई दे रहा है? जी सर, अभी सुनाई नहीं दे रही थी. आप अगर आवाज नहीं आती तो आप वीडियो ऑफ करके बोले, फिर अच्छे से आवाज आ पाएगी सर आपकी. अभी ठीक है? अभी ठीक है? जी सर, अभी ठीक है. ओके. सो आज 2 अक्टूबर है, तो हम ये प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं. महात्मा गांधी जी की जन्मदिन है, जयंती है, और द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जन्मदिन है. तो इसी के मद्देनजर आज ये प्रोग्राम हम लोग जुड़े हुए हैं. तो हम लोगों को ये जो आज का प्रोग्राम है, नेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये इससे हम लोगों को क्या ज्ञात होता है या तो हम लोगों को क्या आइडिया आता है. इससे पहले आलोक जी नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी हिंदी डिपार्टमेंट के ऑलरेडी अच्छे से हम लोगों को ज्ञात दिए हैं कि कैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं और कैसे कल्चरली सांस्कृतिक तरीके से रामायण महाभारत या तो और सारे अलग अलग रिलीजियस स्क्रिप्ट्स या तो अलग अलग इवेंट से कैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया इम्पोर्टेंस रखते हैं, इसके बारे में ज्ञात किए. सो मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँगा. सो बिफोर गोइंग टू द इम्पोर्टेंस of the cultural heritage of our Northeast, we must clear ourselves about what actually culture or cultural heritage is. So, pehle, culture is the way of life of a specific group of people or a nation. It can be seen in ways of behaving beliefs. तो बोलिए मैं माइक म्यूट करके रखें सर. माइक म्यूट कर रही है. जी. So it can be seen in ways of behaving beliefs, values, customs, dress style, personal decoration like say makeup and jewelry, relationships with others, and spatial symbols and codes. तो ये तो हम लोग को आइडिया हुआ क्या कल्चर हम लोग मायने रखते हैं, कल्चर क्या मीन करता है. और जब हम लोग हेरिटेज बोलते हैं, so what is heritage? Heritage is anything that is considered important enough to be passed on to the future generations. So culture जो हम लोग लोगों के द्वारा या तो समाज से जो एक व्यतीत होता है, behaving, the beliefs, values, या तो customs, या तो dress style, the personal decoration, makeup, jewelry, ये सब चीज के माध्यम से जो एक उभर के आता है वो एक कल्चर का पार्ट होता है. और हेरिटेज जो है
it is considered important enough to be passed on to future generations. So cultural heritage refers to the cultural aspects, so like heritage sites, monuments, folklore, traditional activities and practices, languages, etc. So it is cultural heritage that plays a very vital role in formation of a renowned nation with attractive, peaceful developments. So out and out cultural heritage comprises of several aspects of heritage. हम लोग तीन भागों में ये डिवाइड कर सकते हैं. एक है टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, एक है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज और एक है नेचुरल हेरिटेज. सो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में हम लोग मूवेबल कल्चरल हेरिटेज से लाइक पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, कॉइन्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स. immovable cultural heritage are like monuments, architectural heritage. You see, so ये अलग अलग dimensions आ जाता है. Intangible cultural heritage में oral traditions, performing arts, rituals आ जाते हैं. और जब हम natural heritage बोलते हैं तो उसमें natural sites with cultural aspects such as cultural landscapes, physical, biological और geological formations. सो ये जो है जो कल्चरल हेरिटेज के पार्ट है. तो मैं मेरा जो वाक्य है, जो स्पीच जो है वो मैं एक शेयर करना चाहूँगा. जस्ट अ सेकंड. आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है? जी सर, जी सर, जी सर. Okay. So I would like to bring in this national importance of cultural heritage of Northeast. तीन भागों में मैं भाग करना चाहूँगा. ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कल्चर, हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज चीज़ क्या होता है. और मैं जो ये टॉक रखूँगा तीन विषय में रखूँगा. देखिए, हम लोगों को ऑलरेडी ज्ञात है कल्चरल हेरिटेज जब हम लोग बोलेंगे एज फार एज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर कंसर्न. You see, each states are having its own uniqueness. If you start with, say, Kaziranga National Park, this is also a World Heritage Site. One-horned rhino, nowhere you will find but in Assam. So this is one of its kind. But again, if you go for other monumental sites, Ronghar, Tolatal Ghar, then as far as Assam is concerned, if you take, for instance, Meghalaya has its own unique beauty. मौलिनोंग एक क्लीनेस्ट विलेज है जो एक इंटरनेशनल मैप में एक पार्ट है, तो वो भी एक कल्चरल हेरिटेज का एक पार्ट है. अपार्ट फ्रॉम अदर इट्स रिच कल्चर. वांगला डांस, जब मैं तुरा में हूँ तो वांगला डांस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फेस्टिवल है जो एक कल्चर से जुड़ा हुआ है गारो कम्युनिटी का. देन हम लोग नागालैंड देखते हैं. नागालैंड में हम लोग को ये हॉर्नबिल फेस्टिवल एक नेचर से जुड़ा हुआ एक फेस्टिवल हम लोग को ज्ञात है. उसी तरह मणिपुर, इट्स सच अ रिच स्टेट. आप इधर पे देखिएगा जो लेडीज या तो वुमन है, दे हैव अ यूनिक स्टेटस इन द पर्टिकुलर स्टेट. आप स्पोर्ट्स के माध्यम से देख लीजिए. बॉक्सिंग में very recently in Tokyo, Mirabai Chanu, she has brought in laurels for this country. Apart from it, Mary Kom, Dinko Singh, और बहुत सारे ऐसे जो चीजें हैं जो हम लोग मैं विद इन शॉर्ट टाइम में नहीं बोल सकूंगा. तो इसीलिए मैंने क्या तीन ले लीजिए, त्रिपुरा ले लीजिए, मिजोरम ले लीजिए, सभी स्टेट का एक यूनिक कल्चर है. म्यूजिक
का ले लीजिए, फोकलोर का ले लीजिए, एक पकड़ लीजिए त्रिपुरा और मिजोरम में बेम्बू जो है ये एक अभिन्न एक इसी कल्चरल हेरिटेज का पार्ट आप बोल सकते हैं। आज तो फॉरेस्ट में ज्यादा मतलब डिपेंडेंट ना हो के बेम्बू में अगर ऑल्टरनेटिव फर्नीचर या तो हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स हम लोग अगर फोकस करें तो बेम्बू कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव वेयर द सर जो हम लोग सर आप बोलते हैं वीडियो उसी ऑफ पे हम करके बोले। हेलो सर। ओके जी ओके जी वीडियो ऑफ करना है। हाँ वीडियो आप ऑफ अपने नहीं वीडियो हो ऑफ पाएगा कर। इनका। नहीं, अच्छा वीडियो ऑफ नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर ये स्क्रीन पीपीटी भी बंद हो शेयरिंग होगा। जाएगी। अच्छा हाँ अच्छा ये सर बोलिए फिर, कोई दिक्कत नहीं, वो आवाज में कुछ दिक्कत हो रही थी ना इसलिए। ओके सो जी ओके सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखिए ये सब चीज जो होता है हम लोग जनरली सोचते हैं कि यही कल्चरल हेरिटेज का पार्ट होता है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन। आवाज तो अच्छे से आ रहा है ना? जी जी सर। ओके तो अभी देखिए मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स रखूंगा। हम लोग अगर देखें कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फीमेल लिटरेसी एंड जेंडर गैप एंड लिटरेसी रेट्स अगर देखना चाहेंगे तो मिजोरम में देखिए ये रैंक इन फीमेल लिटरेसी सेकंड में है ऑल इंडिया बेसिस में। त्रिपुरा इज इन 4th पोजीशन, नागालैंड इज इन 7th पोजीशन, मेघालय 9th पोजीशन, मणिपुर 10th पोजीशन, असम 13th एंड अरुणाचल 19th। और जेंडर गैप इन लिटरेसी रेट्स अगर हम लोग देखेंगे तो मिजोरम 3rd पोजीशन में, त्रिपुरा 7th, नागालैंड इज इन 4th, मेघालय इज इन 1st पोजीशन एंड मणिपुर इज इन 10th, असम इन 9th एंड अरुणाचल इन 11th। तो ये स्टेटिस्टिक्स से हम लोगों को क्या ज्ञात आता है? देखिए एज फार एज द फीमेल्स आर कंसर्न they are much better off in competition to the national average. So cultural heritage जब हम लोग बात करते हैं सिर्फ हम लोग मोनूमेंट्स या तो नेचुरल एस्पेक्ट्स में ही हम लोग सीमित नहीं रहना चाहिए। हम लोग समाज में लेडीज लोगों को या तो फीमेल जेंडर को कैसे ट्रीटमेंट मिल रहा है या तो उन लोगों का जगह जो है नेचुरली कैसा है, ये हम लोगों को स्टेटिस्टिक्स ऑटोमेटिकली हम लोगों को एक रूबरू हो जाता है कि हाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज डेफिनेटली वुमेन सेंट्रिक सोसाइटी जहाँ पे लेडीज लोगों को ऑब्वियसली एक उच्च स्तर दिया गया है। ये नेचुरली, ये नहीं है कि मेल दे रहा है लेडीज लोगों को, उन लोगों का खुद का ही एक ये फीचर है जो ऑटोमेटिकली उभर के आता है और ये बहुत हेल्दी भी है जो ऑल इंडिया एवरेज से मच मच बेटर है और एक अच्छा सीख भी हम लोगों को एक मिलता है इससे। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें कि स्टेटस ऑफ फीमेल्स इन नॉर्थ ईस्ट, फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट FWPR, तो ये भी एक देखिए कल्चरल हेरिटेज का ही एक बोला जाएगा क्योंकि ये तो एक अचानक से उभर के नहीं आता है, ये तो डे टू डे बेसिस में फ्रॉम टाइम इमेमोरियल जो लेडीज जो है फ्रॉम दिस नॉर्थ ईस्ट कैसे उन लोगों को ट्रीटमेंट मिल रहा है उससे स्टेटिस्टिक्स से ऑटोमेटिकली हम लोग जो भी 10 साल पुराना स्टेटिस्टिक्स है मुझको नया स्टेटिस्टिक्स मिला नहीं है तो 2010 का NSSO डेटा है। तो इधर पे देखिए फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन अगर हम लोग देखेंगे तो नागालैंड 3rd पोजीशन में, मेघालय 5th पोजीशन में है, मिजोरम इज इन 7th पोजीशन, अरुणाचल इज इन 8th पोजीशन, whereas Manipur, Assam and Tripura in 19th, 22nd and 23rd position. So फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट अगर देखेंगे तो देखिए 56.5% का नागालैंड का है, 51.4% मेघालय का, मिजोरम का 45.4%, अकॉर्डिंगली 45.1, 31.5, 20.8 और 15.6% ऑफ अरुणाचल, मणिपुर, असम और त्रिपुरा का है। तो ये इंफॉर्मेशन से भी हम लोगों को एक आइडिया आता है कि ये भी ऑल इंडिया एवरेज से भी बहुत ही
अच्छा है, और अभी तो आफ्टर 10 years डेफिनेटली हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट. अभी अगर देखेंगे चाइल्ड सेक्स रेशियो में भी देखिए फीमेल का जो एक स्टेटिस्टिक्स है, मेघालय 5th पोजीशन में है, जो जहाँ पे लेडीज जो फीमेल फॉक है, फीमेल जेंडर है, उसका जो पोजीशन है वो ऑल इंडिया एवरेज से कई कई अच्छा है. मणिपुर इज इन 6th पोजीशन, मिजोरम इन 8th, त्रिपुरा, असम, नागालैंड एंड अरुणाचल इन 13th, 14th, 16th एंड 19th. आउट ऑफ टोटल से अभी हम लोग का 28 स्टेट्स है. 29 था जम्मू एंड कश्मीर, तो अभी बाइफर्केट हो गया. सो 28 स्टेट्स में से ये रैंक है as far as the northeastern states are concerned. So ये में I tried to bring in the cultural heritage in the sense that how the society is giving importance to the female segment of the society, and how they are having an important part in the society. सो और एक इम्पोर्टेंट एरिया जो मैं छूना चाहता था इधर पे मेरे टॉक में, एक ये है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड एथनिक स्टोर हाउस ऑफ अनएक्सप्लोर्ड मेडिसिनल प्लांट्स. सो ये भी एक कल्चरल हेरिटेज का ही एक अभिन्न अंग है नॉर्थ ईस्ट का, जहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट रिपोजिटरीज ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन द वर्ल्ड, एंड दिस रीजन इज ऑल्सो वेल नोन फॉर डाइवर्स कल्चर of human races, and home for a large number of ethnic people of India. And the age-long intrinsic relationship between these ethnic people with the environmental resources, mainly plants, endued the modern civilization with many herbal medicines. Though a large number of medicinal plants and their folk uses have remained endemic to certain tribes of the region. So more than 200 different tribes with distinct dialect, custom, belief, heritage, and social religious tradition settled in the northeastern states. And it is believed that this part of India used as crucial corridor for human migrations, including perhaps the first migrations from Africa towards East Asia and Australia more than 40,000 years ago. So ये जो है हम लोग को एक आइडिया देता है कि कैसे ये this part of northeast India is how old it is and how internationally it is linked. So traditional knowledge has played and still plays a very vital role in the daily lives of those people, and traditional knowledge is essential to the food security, shelter, ritual, and healthcare system. And a large number of ethnic people are still live on these remote forests and hills of the northeast India. So there is an increasing focus on the importance of medicinal plants and traditional healthcare systems in solving the healthcare problems of the world. Or as far as the Northeast India, it represents an extremely unique ecosystem, such as medicinal plants, wealth associated with folk medicine, Ayurveda, Siddha, Amchi, Unani, and homeopathy systems of the medicines. So among these many species of medicinal plant, Northeast origin have revolutionized the allopathic systems of medicine, and the medicinal plants also have traditionally engaged an important position in the socio-cultural, spiritual, and medicinal arena of the people in the region. And medicinal plants also play a very important role in supporting rural healthcare system in India. So according to the World Health Organization, 80% of the rural population in developing Asian and African countries utilizes locally available medicinal plants for their primary healthcare needs. And about 90% of the medicinal plants of India are found in forest habitats, while only 10% of the medicinal plants are distributed among other landscape elements, so like open grasslands, agricultural pastures, wasteland, and in and around freshwater bodies, etc. So traditional medicinal practice is an integral part of the culture of the people of the Northeast India. And in spite of this condition, traditional healthcare systems have suffered a setback during modern civilization, industrialization, and lost patronage, particularly in understand how rich
You see, as far as this particular Northeast India is concerned, as far as the medicinal and aromatic plants are concerned. So all the 8 states figure is there, while you can see that how it is important not only for its own states, not only for the own region of Northeast, but also for throughout the country. So Arunachal Pradesh having 83,743 square kilometers, इधर पे almost 80.43% is covered by forest. और kids. Similarly, Assam में भी almost 35.30% forest cover है. So here flowering plants is around 3010 species, from which 102 species are endemic, and stage A is rich in bamboo diversity, almost 42 species. Similarly, हम लोग अगर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम को देखें तो आप फॉरेस्ट कवर और उन लोगों का मतलब टोटल एरिया देखिए, almost 77, 91, 81, 82, 76% is covered by forest. So this is such a you see heartening to witness. Obviously, it is part of the culture. Inculcating the importance of the medicinal aromatic plants, which is also beneficial for the health sector, is also a very important contribution of this particular region to whole of India. So ये एक छोटा सा एक ये था part था from the medicinal aromatic plants. Now I would like to just conclude with one important segment, which is also a cultural heritage, we should say clay arts and pottery of Ashadikandi. Clay arts and pottery of Ashadikandi. So ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है? जी सर. Okay. So ये जो एक जगह है Ashadikandi, इधर पे मैं एक primary survey भी किया, तो मैं सोचा कि since I got this platform, so I can at least bring into you onto all the audiences through this particular platform at least some idea about this Ashadikandi. जो भी ये particular Ashadikandi हो सकता है आप सभी लोगों को ज्ञात हो या तो किसी लोगों को ज्ञात हो भी ना, तो इसीलिए मैं सोचा कि since it's part of our cultural heritage and it is part of the Northeast, so why not to bring in and witness this particular point also. So I'll just give a brief of it. So prior to India's partition, few potters families from East Bengal, now Bangladesh, came to Ashadikandi. Madai Khali ये जगह को बोलता है, और Ashadikandi is thought to be a combination of the words Ashar और Kandi. दो words से वो जुड़ा हुआ है, और Ashar जो है वो third month in the Assamese calendar बोला जाता है, और Kandi जो है वो भी Assamese word ही है, means shedding tears. So flooding occurs in this low-lying neighborhood. ये धुबरी district में है असम का. So flooding occurs in this low-lying neighborhood, and as a result of heavy rains during Ashar, ये Ashar मास जो है वो बहुत heavy rain होता है. So as a result of this flood devastation, the residents of this area shed tears. तो उसी नाम से ये Ashadikandi नाम आया है. The potters in particular have had the deal with a great deal of adversity, okay? And they can't make dry up or burn their products during the rainy season, that is Ashar, and the flood prone month, and they can't even keep their previously produced items safely. So senior most potter उधर पे जो ये करते हैं, potter मतलब जो मटका वगैरह जो माटी का बनाते हैं उन लोगों को potter बोला जाता है, तो claim that they choose the location for a variety of reasons. So यही जगह क्यों उन लोगों ने चयन किए. So उन लोगों के अनुसार ये रॉ मटेरियल्स बहुत ही इजीली अवेलेबल है, और लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है उन लोगों के अनुसार. और द सॉइल मतलब जो मिट्टी है उन लोगों के ख्याल से ये एक हीरा माटी है, मतलब सॉइल इज द सोल ऑफ दिस क्राफ्ट.
सो ये मिट्टी से ज्यादा दूर नहीं वो लोग जा सकते, तो इसको हीरामाटी बोला जाता है। तो हीरामाटी रिजर्व जहां से ये मिट्टी आता है इज अ क्लोज्ड एरिया लाइक सिलाइड पार। ओके, देख सिलाइड पार का एक जगह है जो 4 किलोमीटर दूरी में है, जहाँ पे वो लोग एक्चुअली चीज बनाते हैं। और raw material, if the raw material had to be transported by surface transport to the production site, the cost would have been much higher. And the residents, however, can take advantage of the most cost-effective modes of transportation via waterways, as the village is located in the banks of the river Gadadhar, a tributary of the mighty Brahmaputra. So for the sale of the finished goods, and both surface and water transport are available. And because of its proximity to the Brahmaputra river, the location has an advantage in terms of marketing with major cities. और पहले क्या होता था, previously since this Pota community relocated to this location, the जमींदार मतलब रॉयल फैमिलीज डेली यूटेंसिल रिक्वायरमेंट्स जो होता था वो लोग उधर से मीट होता था, were met by this area. And the foresight of this region's forefathers potters is thus very admirable और एंटरप्राइजिंग भी है, बिकॉज भविष्य में आज के दौर दिन में ये आषाढ़ी कंडी जो है एक अन्यतम जगह के अनुसार एक उभर के आया है। सो ये क्राफ्ट विलेज है आषाढ़ी कंडी, देवीतोला डेवलपमेंट ब्लॉक धुबरी डिस्ट्रिक्ट असम का वहाँ पे एक है, और एक स्मॉल क्लस्टर है जहाँ पे मेल फीमेल यंग एंड ओल्ड मेंबर्स ऑफ ऑलमोस्ट 80 to 90 फैमिलीज है उधर पे, जो टेराकोटा और पोटरी प्रोडक्ट्स के ऊपर वो लोग निर्भर हैं। तो मैं ये जो कल्चरल हेरिटेज आज के दिन में जो मैं ये पॉइंट लाया हूँ, कारण है एक ही कि देखिए फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स, अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स हम लोग ये कोविड-19 से हम लोग पीड़ित है, और वही कोविड-19 से ये जो माइक्रो स्मॉल कैटेगरी में आता है, एमएसएमई सेक्टर का माइक्रो स्मॉल कैटेगरी में ये पर्टिकुलर क्लस्टर पड़ता है, तो ये भी बहुत ही सफर किया है। तो प्राइमरी सर्वे जब किया, प्राइमरी सर्वे करने के बाद उधर पे बहुत ही मतलब दर्दनाक दृश्य भी है, क्योंकि उन लोगों का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो ना के बराबर ही है, और मतलब नए जो कारीगर जो उभर के अगर नहीं आएंगे तो ये जो आषाढ़ी कंडी जो एक यूनिक एक कल्चरल हेरिटेज अभी एक अभिन्न एक जो इमेज एक लिया है, तो ये बहुत ही कम समय में वो मतलब गुम भी हो सकता है। तो उसी अनुसार एक छोटा सा एक सर्वे किया था, जहाँ पे एक गोपाल बोल के एक लड़का था, गोपाल पॉल, जो प्राइमरी जो रेस्पोंडेंट था, उसने कुछ इंटरव्यू में कुछ इंफॉर्मेशन दिया मुझे। तो वो आपको जान के बहुत ही सरप्राइजिंग लगेगा कि वो लोग, देखिए ये लड़का जो गोपाल पॉल है वो 29 साल का एक लड़का है जो बीकॉम पास है, ठीक है, पढ़ाई किया है। लेकिन एक अच्छा चीज क्या है, मैं उसको पूछा कि तुम ये पढ़ाई करने के बाद ये आषाढ़ी कंडी ये जो मिट्टी बनाने का चीज या तो टेराकोटा का चीज में तुम क्यों कंटिन्यू कर रहे हो? तुम तो पढ़ाई करके अच्छा नौकरी करो, अच्छा नौकरी मिलेगा, या तो तुम्हारा भविष्य का जो लड़का बच्चा होगा उन लोगों के भी लिए अच्छा होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो आषाढ़ी कंडी है ये हम लोगों का आइडेंटिटी है, और मैं ये आइडेंटिटी में खत्म नहीं करना चाहता हूँ, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और मैं पूछा कि दूसरे तुम्हारे जैसे दूसरे बच्चे लोग क्या सोचते हैं? देखिए वो बोला कि दूसरे बच्चे क्या मुझे मालूम नहीं है, आज तो ये कोविड के कारण से ये जो 1-2 साल में जो हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसी से बहुत ही प्रॉब्लम आया है, लेकिन मैं मुकरने वाला नहीं हूँ। तो कुछ इंफॉर्मेशन उसने दिया है जो कि इतना ये नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको एक बोलता हूँ, 2-3 पॉइंट्स ही मैं बोलूंगा, देन आई कंक्लूड। से मैं कुछ क्वेश्चंस पुट किया था, जैसे कि how many people are associated with the terracotta craft? So उसने बोला कि मेनली 3 लोग ही है, एक धीरेन्द्रनाथ पॉल, माधव पॉल, कंडी विलेज।
and the other villagers are mostly associated with pottery. So इधर पे दो चीज है, एक है टेराकोटा, एक है पोटरी. तो टेराकोटा में सबका निपुण हाथ जो है वो कला जो है वो नहीं है. पोटरी सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन टेराकोटा के लिए सिर्फ 3 ही लोग हैं उधर पे. और उधर पे ये जो कोविड-19 से पहले बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से ही चल रहा था. ऑलमोस्ट 40,000 50,000 पर मंथ उन लोगों का ये जो गोपाल पॉल है उसका कमाई था. लेकिन अप्रैल 2020 के बाद ये कम के 5,000 पर मंथ ही मतलब रह गया. सो बोंगाईगांव म्युनिसिपैलिटी ने भी जो है वो पूरा फुलफिल नहीं हुआ. वर्बल एश्योरेंस ही रह गया, लेकिन ये भविष्य में होगा बोल के वो उसका ज्ञात है. वो बोला कि हो सकता है, उसी आशा में है. तो सोचते हैं कि ऐसे गवर्नमेंट या तो अगर अलग लोग भी अगर ज्ञात नहीं है इस आषाढ़ी विलेज के बारे में, जरूर आए. और ये कल्चरल हेरिटेज जो सिर्फ ये एक व्यवसाय नहीं है, ये कल्चरल हेरिटेज है जो एक बार अगर खत्म होगा तो असम पकड़ लीजिए, अलग अलग जगह में तो है. पकड़ लीजिए हम लोग राजस्थान जब जाते हैं, जयपुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उस जगह में हम लोगों को मिलेगा. लेकिन असम में सिर्फ वही जगह तक है. और भविष्य में भी हम लोग आशा करते हैं कि ये जारी रहेगा. तो उसी से मैं सोचता हूँ कि मेरा वाक्य जो है वो ख़त्म करता हूँ. जो इन्फॉर्मेशन दिया कल्चरल हेरिटेज के ऊपर थोड़ा मैं भिन्न रखा, तो कुछ अगर क्वेश्चंस है या तो आप लोगों का है तो पूछ सकते हैं. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद सर. आपने अपने वक्तव्यों में कल्चर, हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज को बहुत अच्छे से समझाया और रखा. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. आपने तीनों एस्पेक्ट, फिजिकल, बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल, तीनों एस्पेक्ट के माध्यम से जो नॉर्थ ईस्ट है उसके कल्चरल हेरिटेज को आपने बताने का प्रयास बताया. आप इतने अच्छे से समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. और सच में सर, ये भोपाल पाल जैसे बहुत कम ही लोग हैं, व्यक्ति हैं, जो कि अपने संस्कृति के प्रति, अपने कला के प्रति सजग है और उसे बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं. हमें ज़रूरत है कि हमें भी अपनी संस्कृति और कला को बचाने के लिए आगे आना चाहिए और भोपाल पाल जैसे और भी लोगों को इसमें योगदान देना चाहिए. तभी जो हमारी संस्कृति है वो हमारे भारत की संस्कृति की पहचान बन पाएगी. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू प्रियंका जी. जी जी सर, धन्यवाद. सुबोधनी मैम, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी मैम, आप माइक अनम्यूट करें. मैम माइक अनम्यूट करके बोलिए आप. अनम्यूट. जी 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 मैम. जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल. जी मैम, आ रही है. जी मैम, ठीक है. तो मैम अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर एच सुबोधनी जी को. आप मणिपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं. आपकी 10 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं. आपके लगभग 50 आलेख विभिन्न महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं. आपको आपके सक्रिय कार्य हेतु बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित भी किया जा चुका है. आमंत्रित हैं अपने वक्तव्य के लिए प्रोफेसर एच सुबोधनी देवी जी. धन्यवाद. आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत APW एकेडमिक पॉलिटिकल विंग द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर जाहिदुल देवान एवं मोडिनेटर प्रियंका कुमारी झा जी को हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देती हूँ. साथ ही साथ इस वेबिनार में जितने भी विद्वान वक्तागण हैं सभी को भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ. मैं मणिपुर का निवासी होने के कारण मैं मणिपुर की सांस्कृतिक विरासतों पर ध्यान देते हुए वहाँ की रासलीला है, धर्म है, नृत्य संकीर्तन पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगी. मणिपुरी संस्कृति अपने में बहुत ही प्रसिद्ध है.
और मणिपुर की संस्कृति प्राचीन मणिपुरी संस्कृति एवं नवागत हिंदू संस्कृति दोनों का सम्मिलित संस्कृति है। इस पे पेड़ पौधों और जीवों को बहुत महत्व देते हैं। इसके तहत तुलसी की पूजा, पीपल, बरगद और लांगथई ताइरेन यह मणिपुर की विशेष पेड़ है और पौधे हैं, और उसकी भी पूजा करते हैं। एवं गाय की पूजा करना, सांप की पूजा करना, सांप को अपने पूर्वज मानते हैं, इस तरह की पूजा करना आदि उसकी विशेष संस्कृति में आते हैं। भक्ति आंदोलन के दौरान मणिपुर में हिंदू धर्म का प्रचार हुआ। पहले मणिपुर के रहने वाले लोग सनामही धर्म को मानते थे और इसी धर्म में सनामही घर का देवता है और इसी धर्म में वन देवी और देवता की पूजा होती है और शक्ति की देवी पांथवी है और धन की देवी इमोनी है। इस तरह मणिपुर में हिंदू धर्म या सनातन धर्म की सांस्कृतिक परंपरा एवं मणिपुर की प्राचीन धर्म सनामही धर्म की सांस्कृतिक परंपरा का एक सम्मिलित रूप संस्कृति का परंपरा का प्रचलन है। मणिपुर को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक भाग पहाड़ का है जो मणिपुर को घेरता हुआ पर्वत श्रृंखलाओं का है। दूसरा भाग पहाड़ों के बीच स्थित समतल भूमि भाग है और इस समतल भूमि भाग में मैतेई जाति के लोग रहते हैं। ये लोग कुछ लोग प्राचीन सनातनी धर्म को मानने वाले हैं और कुछ लोग हिंदू के वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग हैं। और पहाड़ों में 33 जनजातियों के लोग रहते हैं। इन जनजातियों की भाषाएं अलग अलग है और एक भाषा भाषी दूसरी भाषा भाषी को नहीं जानता, उनकी भाषा को नहीं जानता। एक भाषा भाषी दूसरी भाषा भाषी से संपर्क करने के लिए मैतेई जाति की भाषा मैतेई लोन यानी मणिपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं और मणिपुरी भाषा का करते हैं, उसको संपर्क भाषा के रूप में मणिपुरी का प्रयोग करते हैं। पहाड़ों में रहने वाले जनजातियों का नाम है, बहुत सारे हैं, 33 है। जैसे जनजाति है, आइमोल है, अनाल है, अंगामी है, कवी है, कोयरेंग है, कोम है, कुकी है, कोयराव है, गायते हैं, चिरू है, चौथे है, जौ है, जैमे है, टांगखुल है, पाइते हैं, पौमे है, पुरुम है, मार है, माओ है, मिजो है, मोनछांग है, मयोन है, मरिंग, मराम, लालते, लामगांग, वाईफाई और सेमा और सिमते और सुक्ते और हौकीप और थादो आदि और गांगमई आदि जनजातियां रहती हैं मणिपुर में। इनके भिन्न भिन्न पहाड़ों में रहते हैं। इन लोगों की अलग अलग भाषाएं हैं और एक दूसरे से बात करने के लिए मणिपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। पहले वे लोग पूर्वजों की पूजा करते थे और उनकी अपनी खान पान, रहन सहन और अपनी पहचान थी। जब ब्रिटिश मिशनरियों के प्रयत्न से सभी ईसाई धर्म के अनुयायी हो गए हैं। समतल स्थान में रहने वाले मैतेई लोगों की अपनी अलग पहचान है, परंपरा है और उसका इतिहास है। मैतेई जाति 7 वंशों में बना है, 7 वंशों मिलकर बना है और वंशों का नाम इस प्रकार है: मंगांग, लुआंग, अंगोम, खुमन, चोंगलई, खाबंगानबा और मोइरांग है। पहाड़ों में रहने वाले जनजातियां एवं समतल भूमि रहने वाले मैतेई लोग सभी एक राजा के अधीन रहते थे। इस तरह कई राजाओं की परंपरा थी। भक्ति आंदोलन के दौरान मणिपुर में हिंदू धर्म का प्रचार हुआ। भक्ति आंदोलन भारतीय समाज और साहित्य का महत्वपूर्ण आंदोलन है। हिंदी साहित्य के लिए भक्ति आंदोलन विशेष महत्वपूर्ण आंदोलन है। भक्ति का बीज वेद और उपनिषद में है और भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। इसका अर्थ है भाग लेना और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भक्ति भावना आर्यों के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विचारों के फलस्वरूप क्रमश श्रद्धा उपासना से विकसित होकर उपास्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना है। महाभारत और श्रीमद् भागवत के माध्यम से भक्ति रूपी यह बीज विकसित एवं स्थापित हुआ। गीता के माध्यम से भक्ति की भावना प्रतिस्थापित हुई और भागवत महापुराण ने इसका प्रचार और प्रसार किया। शांडिल्य, नारद और अंगिरा के दार्शनिक ग्रंथों से यह भक्ति भाव सुदृढ़ हुआ। दक्षिण के आलवारों जैसे शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, बल्लभाचार्य आदि आचार्यों ने अपने वैदुष्य और प्रतिभा और अभामंडल से भक्ति की इस परंपरा को आलोकित किया।
छठी से 9वीं सदी का समय तमिल साहित्य में भक्ति काल का समय माना जाता है। आलवार संतों का समय भी यही माना गया है। दक्षिण में जो भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ उसमें इन आलवार संतों की महत्व भूमिका है। आलवार शब्द का अर्थ है ज्ञान से संपन्न व्यक्ति। आलवारों की संख्या 12 स्वीकारी जाती है और अनेक सूत्रों से उनके तमिल और संस्कृत नाम इस प्रकार प्राप्त होते हैं। पोयोगे आलवार स्वरोयोगिन, भूतार भूतयोगिन, पोये आलवार महायोगिन या भ्रात योगिन, तिरुमलशय आलवार भक्तसार, नम्मा आलवार सट्टकोप, मधुर कवि आलवार मधु कवि, कुलशेखर कुलशेखर, पेये आलवार विष्णुचित, अंडाल गौदा और तोनर दियोधी भक्तधेनु और तिरुपान आलवार योगी वाहन, तिरुभंगे आलवार परकाल। इन आलवार संतों ने नाम संकीर्तन की भक्ति धारा से दक्षिण को रससिक्त कर भक्ति की मधुर लहर, मधुर हिलोर उत्तर की ओर बहाई। ये राम और कृष्ण के भक्त थे। आलोराम के साहित्य में मायोन और तिरुमान शब्द को भी विष्णु भगवान का पर्याय बताया गया है। इस तरह मायोन और तिरुमान एवं भगवत को ही मध्यकालीन भक्ति परंपरा का मुख्य प्रेरणा स्रोत बने और भक्ति में रागात्मक और शरणागति और समर्पण का भाव महत्वपूर्ण है। इस तरह इन आलवार संतों ने नाम संकीर्तन भक्ति धारा से दक्षिण को रक्षसित कर भक्ति की मधुर लहर उत्तर की ओर बहाई। इस प्रभाव बंगाल होते हुए मणिपुर तक आया। मणिपुर में वैष्णव परंपरा बंगाल से होते हुए आया। बंगाल के वैष्णव परंपरा 12वीं सदी के जयदेव की गीति परंपरा का प्रभाव बंगाली भक्ति साहित्य पर दिखाई देता है। चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत और रूप गोस्वामी की रचनाओं में गीत गोविंद के अनुकरण पर रची गई कृतियां हैं और 14वीं सदी के कवि विद्यावती की गीति परंपरा का प्रचार प्रसार बंगाल, असम और उड़ीसा में हुआ। बंगाल के भक्ति संबंधी दर्शन को भी साहित्य में प्रस्तुत करने के लिए ब्रह्म संहिता, कृष्णा, कर्णामृत, बिंबमंगल, मुक्ताफल, पोपदेव, विष्णु भक्ति रत्नावली, श्रीमद् भगवतिका श्रीधर स्वामी और नाम कौमुदी लक्ष्मीधर के आधार पर बनाया गया है। बंगाल के प्रसिद्ध कवि चंडीदास की रचना श्री कृष्ण कीर्तन से राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। कृष्णदास कविराज ने कृष्ण प्राप्ति के 3 साधन बताए हैं: भक्ति, ज्ञान और योग। ज्ञान मार्ग से निर्वेश ब्रह्मा, योग मार्ग से परमात्मन और भक्ति के वैधिक और रागात्मिकता दोनों रूपों से स्वयं भागवत की प्राप्ति होती है। वस्तुतः इष्ट देव को प्राप्त करने का साधन भक्ति ही है। उन्होंने कृष्ण और चैतन्य के समान ही राधा तत्व को निरूपण किया है। और बंगाल के प्रसिद्ध कृष्ण कीर्तन और राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। और वस्तुतः इष्ट देव को प्राप्त करने का साधन भक्ति ही है। उन्होंने कृष्ण और चैतन्य के समान ही राधा तत्व का निरूपण किया है। उनके अनुसार तीनों शक्तियों की एक आह्लादनी शक्ति है। इस शक्ति का जन्म कृष्ण के परमानंदमय रूप से हुआ है। इस शक्ति का सार प्रेम है, प्रेम के सार भाव है और भाव की पराकाष्ठ का नाम महाभाव है। राधा ठाकुरानी महाभाव स्वरूप है। बंगाल में नरोत्तम ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के नाम संकीर्तन को शास्त्रीय रूप दिया। इसका प्रभाव मणिपुर के नृत्य संकीर्तन पर पड़ा। मणिपुर का इतिहास इस बात का प्रमाण देता है। राजा क्यांबा के समय मणिपुर में विष्णु भगवान की पूजा शुरू हुई। तब से मणिपुर में वैष्णव धर्म का आगमन माना जाता है, लेकिन कुछ हिंदू पंडित उससे पहले आना शुरू हो गया था, क्योंकि राजा कुंभोम के समय लिखा गया बामन मयोहरो नामक पुया में भारत के विभिन्न जगहों से मणिपुर में आने वाले ब्राह्मणों के बालों में उल्लेख मिलता है। मियात नामक ग्रंथ से भी पता चलता है मैत्रभाग यानी मणिपुर में हिंदू धर्म मानने वाले देशों से मणिपुर का संबंध रहा है। सन 1470 ईस्वी में पोंग राजा, पोंग मतलब करिएगा
इंडोनेशिया का राजा था। इंडोनेशिया में पहले, अभी तो मुस्लिम देश हो गया है, पहले वह हिंदू धर्म जानते थे, विष्णु की पूजा होती थी, राम की, कृष्ण की पूजा होती थी। वहां के राजा थे पोंग, और उनका नाम है चोफा छोंगखोम्बा नामक एक राजा था इंडोनेशिया में। और वो मणिपुर आए, मणिपुर के राजा के साथ उनकी मित्रता थी, और कबो और आवा के कियांग नामक जगह पर दोनों मिलकर उन्होंने हमला किया था। कियांग जीतने के कारण राजा का नाम कियांबा या कियांबा पड़ा, और पहले इनका नाम थंगवाई निंगथौबा था। पोंग राजा और राजा कियांबा के बीच मित्रता थी। पोंग राजा ने कियांबा राजा को विष्णु भगवान की प्रतिमा भेंट के रूप में दी थी। राजा कियांबा ने अपनी राजधानी लमांगदोंग में विष्णु मंदिर को बनाकर विष्णु की पूजा शुरू हुई थी। तब से लमांगदोंग नामक जो जगह था विष्णुपुर नाम से जाने लगा है। और इसके बाद राजा चेयारोंग के समय मणिपुर में राधा कृष्ण की पूजा शुरू हुई। इन दोनों बनवारी राय नामक एक ब्राह्मण अपने कुल देवता मदन मोहन की मूर्ति के साथ मणिपुर आए। राजा चेयारोंग ने सन 1704 में वैशाख पंच शुक्ल पक्ष में वैष्णव धर्म से दीक्षा ली। मणिपुर में भक्ति आंदोलन का उज्जवलतम रूप राजर्षि भैगचंद्र के समय मिला। इसके राज्यकाल में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थापित गौड़ीय वैष्णव धर्म का प्रचार मणिपुर में हुआ। राजा स्वयं कृष्ण भक्त थे और उन्होंने वैष्णव धर्म को पूरे राज्य में राज्य धर्म के रूप में घोषित किया। इनके यहाँ धर्म नरोत्तम ठाकुर जो मध्वाचार्य संप्रदाय से विकसित गौड़ीय संप्रदाय वैष्णव धर्म है जो संकीर्तन पर आधारित है। भैगचंद्र महाराज के समय जो भी पंडित और लेखक हुए उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम इस प्रकार है: गोपीराम सिंह, वांगखई पंडित, माधवबाब वाहेंगबा, अरोंग नंद कुमार, लवंग सिंह कोंथौजाम्बा आदि। माधव वाहेंगबम द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथों में लांगलोन और महाभारत, विराट पर्व, चिंथंखोम्बा, महाराज गंगाचप्पा एवं छनामनेर उनकी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन सभी ग्रंथों में हिंदू धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। अरोंग नंद कुमार द्वारा रचित ग्रंथों में ग्रंथ इस प्रकार है: ध्रुव चरित, नाम नोंगाबा, भक्त चरित, लक्ष्मी चरित आदि कई ग्रंथ राजा भैगचंद्र के समय लिखे गए थे। कुछ ग्रंथ के रूप में भी लिखे गए थे। राम नोंगाबा, गोविंद निरूपण, श्री श्री गोविंद सुंदर आदि ग्रंथ लिखे गए। इन सभी ग्रंथों में ब्रजबोली, असामी, बंगाली और संस्कृत की कई शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। राजा भैगचंद्र के समय असम के कछार जिला से श्री जीवराम शर्मा को बुलाकर श्री श्री गोविंद के नाट्य मंदिर में महाभारत, रामायण आदि का कथा पाठ और करके जनता को सुनाना शुरू किया था। राजर्षि भैगचंद्र ने कायना नामक पर्वत से कटहल वृक्ष से श्री श्री गोविंदा, श्री विजय गोविंदा, श्री अनुप्रभु, श्री मदन मोहन जी, नित्यानंद एवं गोपीनाथ जी की मूर्तियों का निरूपण करवाया। राजा भैगचंद्र ने अपनी राजधानी रंगथाबान में, वर्तमान कांचीपुर में 1779 ईस्वी में कार्तिक के 11 कार्तिक को रास मंडल बनवाकर लगातार 5 दिन प्रथम बार रासलीला का आयोजन करवाया था। उसी दिन से आज तक मणिपुर में भक्ति रस से पूर्ण रासलीला का आयोजन का परंपरा के रूप में हर साल मनाया जाता है। रासलीला श्रीमद् भगवत ब्रह्मवैवर्त पुराण, गोविंद लीलामृत एवं गीता का श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तथा धर्मम सृजाम्य आदि को आधार बनाकर प्रस्तुत किया जाने वाला नाट्य रूप है। आह्लादनीय शक्ति और भगवान दोनों के संपूर्ण प्रेम मिलन को विद्वानों ने रास माना है। उसी की रासलीला के केंद्रीय भाव के रूप में ग्रहण किया गया है। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में विशिष्ट स्थान रखता है और इसमें गीत की प्रमुखता है, इसलिए मणिपुरी रासलीला को गीति नाट्य माना जाता है। इसमें आंगिक, वार्षिक, सांखिक और आहार चारों प्रकार के अभिनय किए गए हैं। यह रास श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्याय को आधार बनाकर खेला जाता है। इसमें पंचाध्याय के सभी श्लोक एवं गीत गाए जाते हैं। इसके आधार गोपाल सहस्रनाम एवं दुर्बासो मुनेर मोही कांदिक्यांग रास मंडले श्लोक आदि है। इस रास के प्रांत प्रकार है महाराज, कुंजरास, बसंत रास, नित्य रास और दिवारास आदि। महाराज में देखिए, महाराज की शुरुआत
शुरुआत नृत्य संकीर्तन के साथ होता है। फिर श्री कृष्ण द्वारा बांसुरी बजाकर ब्रज गोपियों का आह्वान होता है। श्रीमती राधिका और गोपियों के आने पर प्रेम लीला आरंभ होती है। श्री कृष्ण गोपियों के संपूर्ण आनंद देने के लिए योगमया से सभी गोपियों के साथ एक कृष्ण प्रस्तुत करते हैं। ऐसे से एक गोपी एक श्याम कहते हैं। इसमें हर गोपी अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगती हैं। उनके अहंकार को देखकर श्री कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। तब गोपियां दुखी होकर रो कर उन्हें वन वन ढूंढती फिरती हैं। उनकी याचना सुनकर श्री कृष्ण के गोपियों के बीच में प्रकट होते हैं और पुनः रास करने लगते हैं। सुबह होने पर श्री कृष्ण गोपियों को घर वापस जाने की अनुमति देते हैं। गोपियां लौट जाती हैं और तभी महाराज संपूर्ण होती हैं। कुंजरास आश्विन की पूर्णिमा को किया जाता है। यह गोविंद लीलामृत पर आधारित है। कुंजरास नाम रखने का कारण यह है, कुंजरास यमुना के कुंज पुलिन पर खेला जाता है। यह कुंज में खेला जाने वाला रास नाट्य है। इसमें श्री कृष्ण की नित्य लीला को दिखाया जाता है। इसमें संकीर्तन शुरू करके श्री कृष्ण अभिसार होता है। फिर कृष्ण बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाते हैं। राधिका अपनी सखियों के साथ श्री कृष्ण को ढूंढती हैं, फिर रास खेलने लगती हैं। इसके बाद सखियां दोनों की सेवा और वंदना करती है। अंत में आरती करके यह रास पूर्ण होती है। उसके बाद बसंत रास चैत्र की पूर्णिमा को किया जाता है। यह प्रमुख रूप से यह रास वैभव पुराण एवं जयदेव के गीत गोविंद को आधार बनाकर खेला जाने वाला रासलीला है। इसमें पद कल्पतरु, संगीत माधव और मणिपुर में बसंत रास चैत्र पूर्णिमा के दिन खेले जाने के कारण इस रास में राजा भाग्यचंद्र श्रीमती राधिका के मान को प्रस्तुत करना चाहते हैं। समक्षा, विपक्षा और तटस्थ सभी गोपियों के इकट्ठा होने के कारण फाल्गुन पूर्णिमा के दिन श्री राधा कृष्ण का मान नहीं होता। इसलिए जयदेव कवि ने गीत गोविंद के आधार पर सारगर लखनंदन मम शिरमणि मंदनं देहि पद्म पलमुदारम आदि अंश को निकालकर बसंत रास में श्रीमती राधिका के मान को जोड़कर इसे चैत्र महीने में पूर्णिमा को खेला जाने लगा है। बसंत रास में श्री कृष्ण बांसुरी द्वारा ब्रज के गोपियों को बुलाते हैं। श्रीमती राधिका सखियों के साथ चुपके से संकेत स्थल पर पहुंच जाती हैं और श्री गोविंद प्रेम पूर्वक उसका स्वागत करने के बाद अबीर खेलने लगते हैं। पहले राधिका हार जाती हैं, फिर गोपियों के साथ मिलकर श्री कृष्ण पर अबीर फेंकती हैं। श्री कृष्ण भागने लग जाते हैं। उनकी बुरी अवस्था को देखकर राधिका सखियों को रोकती हैं और कुछ क्षण विश्राम करने के पश्चात रासलीला खेलने लगते हैं। इसमें श्री कृष्ण चंद्रावली के साथ देखते राधिका कुंज को छोड़कर चली जाती हैं और मान कर बैठ जाती हैं और श्री कृष्ण राधिका को ढूंढते और क्षमा याचना करते हैं। राधिका के क्षमा न करने पर श्री कृष्ण राधिका के चरणों में दंडवत प्रणाम कर क्षमा मांगते हैं। राधिका के मान छोड़ने पर फिर से रास खेलने लगता है। बाद में गोपियों द्वारा दोनों की सेवा करती हैं और आरती करके बसंत रास पूर्ण हो जाता है। मणिपुरी वैष्णव संस्कृति में नर संकीर्तन का बहुत बड़ी भूमिका है और श्रीमद् भागवत में स्पष्ट है कि कलियुग में संकीर्तन ही सब धर्मों का श्रेष्ठ बताया जाता है। मणिपुर में प्रचलित संकीर्तन का स्वरूप उसके अंदर का भाव रस बंगाल के कीर्तन के आधार पर बना है। मणिपुर में प्रचलित वैष्णव धर्म का आगमन श्री नरोत्तम ठाकुर एवं उनके सेवकों द्वारा हुआ है। 15वीं शताब्दी में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा बंगाल में वैष्णव धर्म की स्थापना की थी और श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद उनके अनुयायी सेवकों ने श्री रूप गोस्वामी, परमानंद ठाकुर, सनातन, रघुनाथन दास, रघुभट्ट गोस्वामी वैष्णव धर्म का प्रचार किया है और कृष्णदास, नरोत्तम ठाकुर आदि ने
चैतन्य के दार्शनिक विचार से संबंधित कई ग्रंथ लिखे और जगह जगह जाकर चैतन्य देव के धर्म का प्रचार भी किया। नरोत्तम ठाकुर के सेवक गणों ने मणिपुर में आकर महाराज भाईचंद्र के समय श्री वैष्णव धर्म का प्रचार किया। इन सेवकों ने धर्म प्रचारकों के नाम है गंगा नारायण चक्रवर्ती, कृष्ण नारायण चक्रवर्ती, कृष्ण बिहारी, निधि राम, आचार्य राम गोपाल बैरागी के निर्देश अनुसार भाईचंद्र महाराज ने श्री रूप गोस्वामी से दीक्षा लिया। अतः मणिपुर में प्रचलित नर संकीर्तन में अलवारों की भक्ति पद्धति का भजन एवं कीर्तन का प्रभाव है। भगवान के नाम, लीला, गुणगान संबंधित भजन को संकीर्तन कहा गया है। कीर्तन में नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, पद कीर्तन, नारद कीर्तन, पदावली कीर्तन, नगर कीर्तन आदि है। नाम कीर्तन में भगवान के नाम को सुर के साथ जोर से गाया जाता है। लीला कीर्तन में श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन होता है, विशेष रूप से वृंदावन लीलाओं का वर्णन। लीला कीर्तन को रस कीर्तन भी कहते हैं। कई भक्त कवि श्री राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं में पद और पदावली रचते हैं। जब भक्त इस पदावली को गाते हैं, पदावली कीर्तन कहते हैं। तो और कलियुग में संकीर्तन से मन और कामना पूर्ति होती है। संकीर्तन से ही मन की शांति मिलती है। संसार का परम धर्म संकीर्तन है। चैतन्य भागवत में यह उल्लेख किया गया है। सत्ययुग में ध्यान से जीवों का मुक्ति मिलती है। देवता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से, कलियुग में हरि संकीर्तन से मुक्ति का परम साधन है। श्री चैतन्य देव के बाद इनके 6 सेवकों ने भविष्य में आने वाले भक्तों के लिए श्री चैतन्य देव के धर्म और दर्शन का मजबूत बनाया है। इसके सेवकों ने रूप गोस्वामी द्वारा रचित कीर्तन निर्णय, श्री रघुनाथ भट्ट द्वारा रचित कीर्तन चिंतामणि को विशेष उल्लेखनीय है। और वैष्णवों में देवताओं को राधा कृष्ण के संकीर्तन द्वारा निर्मित मूर्ति राधा कृष्ण की युगल मूर्ति है। मणिपुर नट संकीर्तन शास्त्रीय नियमों से बंधा हुआ है। लोगों का विश्वास रहता है नट संकीर्तन से भगवान विष्णु विराजमान रहता है। इसलिए शादी, विवाह, श्राद्ध आदि में संकीर्तन से शुरू होता है। मणिपुर में शादी में अग्नि फेरे नहीं होते बल्कि संकीर्तन होता है। इसमें लोगों का विश्वास है शादी में भगवान विष्णु साक्षी मानकर विवाह संपन्न कराया जाता है। मतलब विष्णु को साक्षी मानकर विवाह होता है। यहाँ पे संकीर्तन होता है, अग्नि फेरे नहीं होता। और ये संकीर्तन का बहुत महत्व है मणिपुर में। ये मणिपुरी संस्कृति का बहुत विशेष भूमिका नट संकीर्तन निभाता है। राजा भाईचंद्र के समय संकीर्तन की परंपरा मणिपुर में शुरू होकर उसमें कुछ परिवर्तन और संशोधन के साथ राजा चंद्रगति तक इसका उच्चतम शिखर तक पहुंच गया है। उसी समय मणिपुरी सभी संकीर्तन का दल जैसे है बंगदेश पाला, मनोहर साहिद पाला, धोप, नथ आदि अपने अपने स्वरूप में पूर्ण विकसित हो चुके हैं। राजा भाईचंद्र के समय मणिपुरी साहित्य में मणिपुरी भाषा में ही नहीं बंगला, ब्रजबुली और कुछ रचनाएं में भी लिखी गई हैं। ये सभी रचनाएं धर्म, भजन और संस्कृति से संबंधित रचनाएं हैं। बस यहाँ तक करके मणिपुरी संस्कृति में विशेष रूप से नट संगीति और राष्ट्र बयान में मैं आपके सामने जो प्रस्तुत करना मैं चाह रही थी मैं ये हो गया है। धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ तक करके मैं अपनी बात पे यहाँ विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने अपने वक्तव्य में बहुत अच्छे से जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी संस्कृति को आपने बताया। संस्कृति हमारे अपने दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के तरीकों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति होती है। और आपने पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विरासत का राष्ट्रीय महत्व को मणिपुर राज्य के माध्यम से उनके कला साहित्य के माध्यम से संस्कृति को आपने बहुत अच्छे से समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। प्रियंका जी जाहिद जी बताइए। अगर कुछ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, हृदय जी अब यहाँ पर है। हृदय जी, डू यू हैव एनी फाइनल कमेंट्स? डू यू वांट टू पुट सम फाइनल कमेंट्स?
हृदय सर माइक अनम्यूट कर लें आप। डॉक्टर सर, जाहिदुल सर, बहुत 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 शुक्रिया। लेकिन मुझे काफी सीखने को मिला से, बहुत एमिनेंट प्रोफेसर्स थे और आप लोगों से भी सीखने को मिला कल्चर की महत्वता, और मतलब जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कैसे ये बाकी जनता के सामने, साधारण जनता के सामने एक सामान्य प्लेटफॉर्म, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे बहुत रिच कल्चर को, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के रिच कल्चर को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। मैडम है कि मैडम अभी गए हैं? मैम अभी स्टूडियो में नहीं है। ओके, तो ठीक है। मुझे वही मैडम को मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करना था कि उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग को प्रेजेंट किए हैं। ये अगर रिकॉर्डिंग है तो हम लोग सबको आगे भी काम आएगा। एंड बॉटम लाइन में प्रियंका जी को शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सेशन होस्ट किया है, और जाहिदुल सर को ऑब्वियसली थैंक्स बोलना ही होगा, कि उन्होंने शुक्रिया बोलना ही होगा कि पूरा लीड लेके एक गुरुत्वपूर्ण दिन के टाइम पे एक गुरुत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोगों ने आज बातचीत किया। और इसका अंत यहाँ पे नहीं है, रादर ये एक बिगिनिंग है। मुझे जहाँ तक लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के कल्चरल हेरिटेज के आज मुझे कई डायरेक्शन या दिश पता लगे, और इन सब पे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके काम कर सकते हैं आगे भी, एक स्कॉलर के हिसाब से, एक सामान्य व्यक्ति के हिसाब से। और आगे आप लोग के इंस्ट्रक्शंस पे हम जितने भी यहाँ पे स्पीकर्स रहे हैं, मैं भी मतलब एफर्ट लगाना चाहूँगा कि आगे इस प्रोसेस को, इस एंडेवर को हम लोग आगे लेके जाएं, और जो भी यहाँ के कल्चर है भारत में एक इंटीग्रल कल्चर के हिसाब से, कल्चरल हेरिटेज को हम लोग आगे प्रेजेंट करें, और ना तो कि भारत में, पूरे विश्व में हम लोग के रिच कल्चरल हेरिटेज को हम लोग आगे रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया मैडम। मैं वही मतलब ज्यादा तो बोल नहीं सकूंगा, वही मेरा जी। थैंक यू मैम। अब मैं जाहिदुल दीवान जी से निवेदन करूंगी कि आप धन्यवाद ज्ञापन करें और इस कार्यक्रम की जो प्रथम सत्र है उसकी समाप्ति करेंगे। फिर हम 3 बजे इसी कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में मिलेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। इट वाज रियली वंडरफुल सेशन कि हम लोगों ने जिस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आयोजित किया था, उस उद्देश्य का सफल समापन देखकर हम रियली वेरी हैप्पी कि नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग विश्वविद्यालयों से जो हमारे वक्ता जुड़े, उन्होंने विस्तार से, जैसे सुबुदुनी जी ने बिल्कुल विस्तार से मणिपुर की संस्कृति के बारे में उन्होंने बताया, अभिज्ञान जी ने एक डिटेल स्टडी इसमें उन्होंने प्रेजेंट किया, उसी तरह से आलोक सिंह जी ने भी एक डिटेल स्टडी उन्होंने प्रेजेंट किया। अब यह है कि नॉर्थ ईस्ट को समझने की जो अलग अलग दृष्टि है, जो अलग अलग परसेप्शन है, एक्चुअली हमें परसेप्शन कहना चाहिए, अलग अलग एंगल से जो हम लोग काम करते हैं, कि मैं भी नॉर्थ ईस्ट के असम के ऊपर मैंने अपना पोस्ट डॉक्टरल स्टडी किया है। सो आई लर्न कि नॉर्थ ईस्ट को लैंग्वेज की दृष्टि से अगर देखें तो एक अलग नॉर्थ ईस्ट हमें देखने को मिलता है, कल्चर की दृष्टि से देखें तो एक अलग नॉर्थ ईस्ट देखने को मिलता है, फूड हो या फिर ड्रेसिंग हो या फिर इसके एटमॉस्फेयर हो, अलग अलग एंगल से नॉर्थ ईस्ट को हम देख सकते हैं, और अलग अलग एंगल से लोगों ने काम भी किया है और अभी कर रहे हैं। तो ये एक शुरुआत है, और आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, गांधी जयंती है। आज महात्मा गांधी जी को याद करने का दिन है, और साथ साथ हमारे देश के द्वितीय राष्ट्र प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद करने का दिन है। तो इस पवित्र दिन में, और जैसे हमारे वो नेता थे, उनसे जो प्रेरणा हमें मिलती है, इस प्रेरणा से हम यही सीख लेते हैं जीवन में कि जीवन जो समाज है,
अगर एक उन्नत समाज, एक डेवलप्ड सोसाइटी की आप अगर इमेजिनेशन करते हो, तो उस सोसाइटी के जो लास्ट रॉ में जो बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो, वो आपकी दृष्टि को दर्शाता है। आपकी जो समझ है, आपकी जो सोसाइटी को जो देखने का जो एंगल है, उससे वो पता चलता है। तो महात्मा गांधी जी को ध्यान में रखते हुए अगर हम नॉर्थ ईस्ट को देखें, तो हमें लगता है कि जिस नॉर्थ ईस्ट को हम इतने वर्षों से जितना डेवलप ये साइट होना चाहिए था, उतना डेवलप नहीं हुआ है। शायद कोई कारण हो सकता है, सरकार की अपनी पॉलिसी हो सकती है और लोगों की अपनी दृष्टि हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ये क्षेत्र पिछले दशकों में आज़ादी के बाद से ये पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब ये धीरे-धीरे विकसित हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये पूरा नॉर्थ ईस्ट बहुत डिस्टर्ब हुआ था। उसके बाद 1962 की लड़ाई, चीन के साथ लड़ाई में भी बहुत डिस्टर्ब हुआ। तो लेकिन अब ये धीरे-धीरे मेनलैंड में ये जो हमारे जो एरिया है, वो मेनलैंड में आ गया है और पूरी तरह से कल्चरली और हर दृष्टि से ये जुड़ रहा है। तो इसलिए कल्चर की दृष्टि से हमने सिर्फ इस कल्चर को लिया है, लेकिन मेरे ख्याल से सोशली और भी जितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उन सब एस्पेक्ट्स पर भी नॉर्थ ईस्ट पर काम होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे शोधार्थी, अध्यापक जो मध्य भारत से या पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत से आकर पूर्वोत्तर में काम कर रहे हैं, उन लोगों ने लगातार काम किया है और हिंदी साहित्य में भी काफ़ी काम हुआ है। और अगर देखें हम लोग सोशल साइंस के एंगल से भी देखें, तो बहुत सारा काम हुआ है और अभी हो रहा है, अब होने वाला है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर कल्चर की दृष्टि से हमारे सारे वक्ताओं ने जो यहाँ पे बात रखी, उन सबके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए थे, जैसे आप जानते हैं, पूर्वोत्तरीय पहाड़ी विश्वविद्यालय मतलब नॉर्थ ईस्ट हिल्स यूनिवर्सिटी नेहरू से आलोक सिंह जी, हृदय शर्मा जी गुवाहाटी से जुड़े थे और मणिपुर से जुड़े थे सुविधिनी जी, और अभिज्ञान भट्टाचार्य जी जुड़े थे शिलोंग से। तो आप सबका हार्दिक आभार। प्रियंका जी ने इतना सुंदर संचालन किया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। और फेसबुक के माध्यम से पूरे दुनिया भर से जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए थे और हमें देख रहे थे, उन सबका भी दिल से बहुत बहुत आभार। और इसके साथ साथ आप सबको ये भी सूचित करना चाहूँगा, जैसे प्रियंका जी ने कहा है पहले ही, कि इसका दूसरा सत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वक्ताओं के साथ ये 3 बजे से शुरू होने वाला है। तो उस सत्र में भी आप सभी शामिल होंगे, जुड़ेंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम इस सत्र का यहीं पे समापन कर रहे हैं और अगले सत्र में हम लोग जल्द ही आपसे मिलेंगे। अभी आलोक जी भी जुड़े थे, आलोक जी का भी धन्यवाद हो गया है। तो आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए हम इस सत्र को यही समापन कर रहे हैं। प्रियंका जी, आप लाइव सेशन आप खत्म कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जाहिद जी आप सभी का। अब हम मिलते हैं 3 बजे इस कार्यक्रम के दूसरे सत्र में।